हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्होंने अपने आदर्श राज्य में किन किन चीज़ों को शामिल किया है। प्लेटो का आदर्श राज्य। जिस समय एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ, उस समय एथेंस में अराजकता एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। वह तत्कालीन एथेंस की शासन व्यवस्था के समस्त दोषों को दूर करना चाहता था और उसके स्थान पर आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका आदर्श राज्य सद्गुणों के विचारों पर आधारित है। उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ उसके श्रम विभाजन का सिद्धांत है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। जो गुण एवं विशेषताएं व्यक्ति में थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, वे ही गुण एवं विशेषताएं राज्य में व्यापक रूप में पाई जाती है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 गुण हैं: बुद्धि, साहस और लालसा। लालसा मतलब इच्छा। प्लेटो का कहना है कि आत्मा के ये तीनों गुण राज्य का निर्माण करते हैं। प्लेटो के शब्दों में राज्य किसी ओक वृक्ष या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनते हैं। दूसरा है विशेष कार्य अथवा श्रम विभाजन का सिद्धांत। प्लेटो ने श्रम विभाजन के महत्व को ध्यान में रखते हुए आत्मा के 3 गुणों के आधार पर राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया है, ये सब हमने प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत वाला क्वेश्चन है, उसमें अच्छे से देखा है। प्लेटो के मत के यह विभाजन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य था। कार्य के इस विभाजन द्वारा प्लेटो ने बताया है कि प्रत्येक से सदा वही काम लेना चाहिए जिसके लिए प्रकृति ने उसे बनाया है, उसके अनुकूल है। राज्य में उसका वर्ग विभाजन इस प्रकार था: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग। इन तीनों वर्गों में विभाजित किया है समाज को। राज्य को इन तीनों वर्गों में विभाजित कर प्लेटो ने विशेष कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे है दार्शनिक राजाओं का शासन। उसका विचार था कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप को प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन दार्शनिक शासकों द्वारा होगा। दार्शनिक शासक ही राज्य की दुर्बलताओं को अंत कर सकते हैं। उसका मत था कि मनुष्य की चिंताओं और दुखों का कारण यह है कि उनको रास्ता दिखाने वाले कौन हैं? उनको रास्ता जो दिखाते हैं वो अज्ञानी होते हैं। उनका मानना है कि अगर राज्य को कोई ज्ञानी व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा या ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाएगा तो जनता के दुखों और चिंताओं को अच्छे से दूर किया जा सकता है। दार्शनिक शासक राज्य को विवेक गुण से संचालित करेगा। ऐसे दार्शनिक शासक को राज्य की बागडोर सौंपकर प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं। आगे है न्याय पर आधारित आदर्श राज्य।
उसके आदर्श राज्य का आधार क्या होगा? न्याय। उचित न्याय के अभाव में आदर्श राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। उसने न्याय का प्रयोग नैतिक दृष्टि से किया है। नैतिक क्या नहीं? अच्छा, है ना। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरालिस से हुआ है। ठीक है, मोरालिस शब्द से, जिसका अर्थ है उचित व्यवहार, तौर तरीका। ठीक है, नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोरालिस शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है? तौर तरीका, उचित व्यवहार। तो यहाँ पे उसने न्याय का प्रयोग नैतिक दृष्टि से किया है। सबको उचित न्याय मिले, यही सच्चा न्याय है। आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था केवल दार्शनिक ही कर सकते हैं और एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। अतः न्याय प्लेटो के आदर्श राज्य की प्राण है। कानून रहित राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य कानून रहित होगा। उनके आदर्श राज्य में कानून के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें कानूनों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। दंड की व्यवस्था कैसा होगा फिर? अगर कानून नहीं है तो दंड कौन देगा? दंड की व्यवस्था राज्य में न्याय द्वारा की जाएगी। राज्य के सब वर्ग ईमानदारी से अपने कार्यों का संपादन करेंगे। साम्यवाद पर आधारित राज्य। साम्यवाद क्या होता है ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो साम्यवाद क्या होता है ये देख सकते हैं। तत्कालीन समाज से दोषों को दूर करने के लिए और आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में साम्यवाद की स्थापना की है। उनके इस सिद्धांत के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग को अपनी निजी संपत्ति एवं निजी परिवार रखने का अधिकार नहीं होगा। उसके इस सिद्धांत के से यह आशय था कि दार्शनिक शासक निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर संपत्ति और परिवार के मोह के बिना जनता की सेवा कर सकते हैं। उसके राज्य में दार्शनिक शासक सांसारिक सुखों एवं इच्छाओं से वंचित होंगे। ऐसा उनके कल्पना में है कि ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली पर आधारित राज्य। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए एक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है। राज्य के विभिन्न वर्ग शिक्षा के माध्यम से ही अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाएंगे और अपने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। स्त्री पुरुषों को समान शिक्षा पाने का अधिकार होगा। उसने माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर दिया है। उसने अपने राज्य में आदर्श शिक्षा व्यवस्था को पूरा महत्व दिया है। स्त्री पुरुष को समान अधिकार। प्लेटो ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए हैं। दोनों को समान अधिकार देकर ही आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। कला एवं साहित्य पर प्रतिबंध। उसने अश्लील साहित्य एवं कला पर राज्य का कठोर नियंत्रण स्वीकार किया है। इससे नवयुवकों का नैतिक पतन नहीं हो सकता। किससे? जैसे अश्लील साहित्य को देखकर पढ़कर क्या जो है नवयुवक हैं उनका जो नैतिक है, उनका चाल चलन है, उनका जो चरित्र है
उसका पतन हो सकता है। इसलिए उन्होंने इन सब पर प्रतिबंध लगाया है। सत्य पर आधारित राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की नींव का आधार है कि सद्गुण ही ज्ञान है। उसके अनुसार बाह्य जगत सत्य नहीं है, अपितु विचार ही सत्य और वास्तविक है। इसके द्वारा वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। इसमें वर्ग, बुद्धि एवं विवेक पर आधारित हो। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा प्लेटो ने ऐसे आदर्श राज्य का चित्रण किया है जो काल्पनिक है। व्यवहारिकता की ओर से उनका ध्यान हट गया है। उसके आदर्श राज्य की विशेषताएं संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उनके आदर्श राज्य में देखो साम्यवाद है, और साम्यवाद जैसे पत्नियों का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है कि उनके जो आदर्श राज्य की जो भी विशेषताएं हैं पूरी तरह से काल्पनिक है, व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है। उसके आदर्श राज्य की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। आदर्श राज्य की अवधारणा काल्पनिक है। उसका वर्ग विभाजन त्रुटिपूर्ण है। उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की उपेक्षा की है, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है, दास प्रथा की उपेक्षा की है, क्योंकि उस टाइम पे दास प्रथा भी था और उन्होंने दास प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, तो दास प्रथा की उपेक्षा की है। साम्यवाद का सिद्धांत अव्यवहारिक है। न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण है। कानून का स्थान नहीं है। अधिनायक तंत्र का समर्थन किया है। बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्रजातंत्र की अवहेलना की है। शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ये इतने सारे उनके आलोचना है। उपर्युक्त आलोचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य का चित्रण करने में कल्पना का सहारा लिया है, परंतु उसने अपनी इस कमी को बहुत जल्दी पहचान लिया। क्या प्लेटो का राज्य काल्पनिक है? देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा उनकी आलोचना भी की गई है, लेकिन थोड़ा सा इसको सही भी माना गया है। किस आधार पर सही माना गया देखते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में उपयुक्त अव्यवहारिक तत्वों के आधार पर आलोचना की गई है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी कल्पना में कोई वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में अग्रलिखित तर्क दिए गए हैं। प्लेटो की रिपब्लिक परिस्थितियों का वास्तविक स्पर्श करती है। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक एक बुक का नाम है। तो वहाँ पे जो परिस्थितियों का वर्णन है वह वास्तविकता को स्पर्श करती है। उसको काल्पनिक कहना उचित ना होगा। उसके रिपब्लिक के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वह तत्कालीन राजनीति में जो परिस्थितियां थी उसमें वह क्रियात्मक सुधार चाहता था। प्लेटो का आदर्श राज्य यद्यपि एक शब्द चित्र था, फिर भी इसमें आदर्शत्व के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो शाश्वत एवं स्थायी हैं। इसी कारण प्लेटो के आदर्श राज्य का प्रभाव मानव जीवन की गतिविधियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साम्यवाद के प्रतिपादन द्वारा प्लेटो शासक वर्ग को आर्थिक स्वार्थों से दूर रखना चाहता था। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना कठिन है परंतु असंभव नहीं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक होते हुए भी पूर्ण रूप से अव्यवहारिक नहीं है। थोड़ा बहुत तो उसको
व्यवहार में लाया जा सकता है, ऐसा है। तो इन सब चीज़ों को एक दूसरे से अच्छे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो फिर याद करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। जैसे प्लेटो के समय में एथेंस में क्या था, अराजकता फैली हुई थी, वहाँ कोई अच्छी सी व्यवस्था नहीं थी। तो वो उन अव्यवस्थाओं को दूर करके कुछ अच्छा सा राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसको उन्होंने आदर्श राज्य का नाम दिया। तो इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।